नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से कुंडली लेकर आई हूँ। प्रश्न कुंडली है ये। और दोस्तों, ये कुंडली में जो आप टाइम देख रहे होंगे, आपको ये टाइम देखना है। ये देखिए, यहाँ पर टाइम लिख कर आया है। ये डेट है और ये टाइम है। ये देखिए दोस्तों, तो ये कुंडली मैंने 1 जुलाई को सॉल्व करी थी और उनका प्रश्न ये था कि मेरी जमानत हो जाएगी कि नहीं। मतलब उनके किसी रिलेटिव ने पूछा था कि ज़मानत मिल पाएगी कि नहीं। तो दोस्तों, वो काफ़ी दिन से मतलब अंदर हैं, जेल में हैं और उनका जेल यात्रा योग समाप्त नहीं हो पा रहा है। रीज़न क्या है, मैं आज इस प्रश्न कुंडली में आपको बताऊंगी। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ये सोचते हैं कि बिल्कुल एकदम जो समाधान मिल जाएगा, बिल्कुल एकदम रेमेडी कोई ऐसी मिल जाएगी, कोई जादू टोना हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखिए, अगर आपके मन में ये है, आपने ये बना रखा है कि एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे और वो बिल्कुल एकदम ऐसी कोई बात बता देगा जो हम करके बिल्कुल एकदम सब दुखों से बिल्कुल निवृत्त हो जाएंगे, तो ये आपका सोचना गलत है। अगर आप ये माइंड मेकअप करके चलते हो कि हाँ निगेटिव आंसर आ सकता है, तो ही आप प्रश्न कुंडली बनवाओ, अन्यथा प्रश्न कुंडली मत बनवाओ। क्योंकि प्रश्न कुंडली बनवा लेने के बाद दोस्तों अक्सर होता है क्या कि कुछ निगेटिव आंसर आता है, तो फिर जातक के सामने होता है कि उसको जब कुछ थोड़ा सा अगर हिंट देने की कोशिश करते हैं, वैसे तो हम पूरी बात खुद ही नहीं बताते हैं, एस्ट्रोलॉजर खुद ही नहीं बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको कुछ हिंट देते हैं, बताते हैं कि भाई ऐसा दिख रहा है, तो फिर वो ये कहता है कि अरे कोई रेमेडी दे दो। रेमेडी से आप एक बार याद रखो, रेमेडी अलग चीज़ होती है। रेमेडी हम लोग कहाँ पे देते हैं, जहाँ देखते हैं कि हाँ इस व्यक्ति का काम होने के चांसेस हैं। फिर ये लगता है कि इसको कुछ रेमेडी अगर दे देंगे, इसका थोड़ा सा काम रुकावट हो सकती है इसके काम में, तो लगता है कि थोड़ी सी इसको कोई रेमेडी करा देंगे तो उसका काम बन जाएगा। तो उस जगह पे हम लोग रेमेडी कराते हो। इनको भी रेमेडी, मैंने बहुत सारी रेमेडी कराई हैं, लेकिन दोस्तों रेमेडी का रिज़ल्ट देखिए इनको कुछ नहीं आ पाया। उसका रीज़न क्या है, देखिए मैं आपको बता दूं कि उसका रीज़न क्या होता है। कि अब देखिए, बाद में ये होता है कि वो एस्ट्रोलॉजर अच्छा नहीं है, फिर जातक क्या करता है, दूसरे एस्ट्रोलॉजर पर जाता है, वहाँ पूछेगा तमाम सारे प्रश्न। लेकिन दोस्तों, अगर प्रकृति अपने आप मतलब उत्तर देती है आपके प्रश्नों का, अगर आपके भाग्य में वो चीज़ नहीं है, तो आप जितने भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, मतलब आप ये समझ लो कि आप जितने भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, आपको आंसर ना में ही मिलना है। तो दोस्तों, ये कुंडली देखिए बनाई थी, और ये कुंडली बनी है 1 तारीख को, 1 जुलाई को बनी हुई है, पिछले साल 2020 की। ये देखिए, ये डेट लिखी है, ये मंथ है, और रात के 12:02 पे इन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज करके एक हुरारी नंबर दिया था इन्होंने 89। और ये नाड़ी ज्योतिष से पहले मैंने कुंडली बनाई थी इनकी, क्योंकि अगर मुझे किसी चीज़ का जल्दी फलादेश करना होता है तो मैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करती हूँ। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, अगर आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं या आप अगर ज्योतिष को प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे तो कोई एस्ट्रोलॉजर मेरे हिसाब से बन नहीं सकता, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर बहुत बड़ी चीज़ होता है दोस्तों। उसके लिए आपको सब मतलब पढ़ते रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अब नई नई विद्याएँ हैं, जैसे पहले वैदिक ज्योतिष पढ़ते थे लोग, तो वैदिक भी पढ़ो, केपी भी पढ़ो, केपी एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ो, जितनी अच्छी पढ़ सकते हो, जैमिनी भी पढ़ो, कस्पल इंटरलिंक नई एस्ट्रोलॉजी है, बढ़िया है, उसको भी पढ़ो, हुरारी एस्ट्रोलॉजी उसमें। तो मैं सभी एस्ट्रोलॉजी को मिलाकर फलादेश करती हूँ, मैं किसी एक एस्ट्रोलॉजी पे पूरी तरह से डिपेंड नहीं होती। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि दोस्तों, कि अगर कभी नाड़ी ज्योतिष के अंदर कुछ निगेटिविटी दिखती है, तो कस्पल इंटरलिंक के अंदर निगेटिविटी नहीं दिखती है। कभी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी के अंदर कुछ निगेटिविटी दिखती है, तो नाड़ी के अंदर नहीं दिखती है। तो दोस्तों, हम लोग सब चीज़ों को मिला के तब मतलब आंसर करते हैं। ऐसे नहीं होता है कि बस एक एस्ट्रोलॉजी ले ली, पकड़ लिया, उस पर फलादेश कर दिया। तो सारी एस्ट्रोलॉजी का निचोड़ एक मतलब पता चल जाता है। अब अच्छा होता क्या है दोस्तों, ज़्यादातर अगर कभी नाड़ी, अगर एस्ट्रोलॉजी से हम कोई कुंडली देख रहे हैं, अगर उसने मना कर दिया, तो हो जाता है कभी कभी कि कस्पा इंटरलिंक में एस्ट्रोलॉजी में वहाँ पर उत्तर यस हो जाता है और काम भी जातक का बन जाता है कुछ रुकावट के बाद। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी दोनों के ही द्वारा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से फलादेश किया जाता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ डेट टाइम दोनों ही देख लिया है कि यहाँ पर क्या डेट था क्या टाइम था, दोनों ही टाइम आपने डेट देख लिया है, हुरारी नंबर देख लिया। अब इनका प्रश्न था कि मतलब जमानत होएगी कि नहीं होगी। तो दोस्तों, उस समय जो महादशा थी, सबसे पहले महादशा को देखते हैं कि महादशा कौन से ग्रह की थी। तो दोस्तों, वर्तमान में जो दशा इनको देखो चल रही है, वो आप ये देखो कि वर्तमान में जो इनको दशा है वो है राहु की दशा है, ठीक है, और चंद्रमा की अंतरदशा है। ये देखिए, ये मैंने पहले ऑलरेडी इसको सेलेक्ट करके रखा है अपने सॉफ्टवेयर में। तो राहु की महादशा है और चंद्रमा की अंतरदशा, और राहु का प्रत्यंतर चल रहा है, अंतरदशा, ये देखिए अंतरदशा राहु की, ठीक। लेकिन दोस्तों, जिस समय प्रश्न कुंडली ये बनी थी, उस समय इनको सूर्य की अंतरदशा थी।
ठीक है। और इनका ये प्रश्न था कि जमानत क्यों नहीं हो रही। तो मतलब अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले, अब यहाँ नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में जो कॉम्बिनेशन होता है जमानत कराने का वो मैं आपको बता दूं। वो कॉम्बिनेशन होता है 1 6 10। इसके साथ ही 11th हाउस आ जाता है तो बहुत ही अच्छा है, या 6 11 आ जाए केवल तो भी जातक की ज़मानत हो जाती। कभी कभी 1 6 में भी हो जाती है, अगर 1 6 बहुत है तो भी ज़मानत हो जाती। तो ये कॉम्बिनेशन होते हैं। अच्छा, जातक का जेल यात्रा योग से वापस घर वापसी का योग होता है 4 2 11। ठीक है दोस्तों। तो अब ये हमें ये 2 नंबर ढूंढने हैं, 1 6 10 11, इसके बाद 4 2 11। अब सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसके साथ ही जेल यात्रा के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे जो देखते हैं कि जहाँ तक के जीवन में जेल यात्रा ख़त्म ही नहीं हो रही, तो उसके क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, 3 2 8 12। ये जो कॉम्बिनेशन अगर बनेंगे तो जहाँ तक की जेल यात्रा नहीं ख़त्म होगी। इसके बाद राहु जो होता है और शनि, ये 2 कारक ग्रह माने गए नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। इनको कारक में लिया जाता है। अगर ये कुछ नेगेटिव होते हैं 8 12 3 8 12 जैसे नंबर दिखा देंगे तो ये जातक को जेल यात्रा जरूर लंबे समय के लिए रखेंगे। तो अब दोस्तों आपने देखा कि यहाँ प्रश्न कुंडली के समय में राहु की महादशा थी। अब राहु के पास देखते क्या 1 6 10 11 जैसा कोई कॉम्बिनेशन है कि नहीं। तो राहु की स्क्रिप्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ये देखिए राहु की स्क्रिप्ट है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर पूरी तरह से नक्षत्र और ग्रह सब बताता है। ये देखिए साफ साफ लिख कर आएगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ ग्रह वाले कॉलम में चलिए जाइए। ये राहु है, राहु का नक्षत्र मंगल है, राहु का उपनक्षत्र सब लॉर्ड जिसको हम बोलते हैं वो सूर्य है। तो अब दोस्तों यहाँ पर राहु की स्क्रिप्ट को आप देख लीजिए कि राहु यहाँ पर 10 11 दे रहा है अपने प्लैनेट लेवल पे, ग्रह स्तर पे। नक्षत्र में भी 10 है, अच्छी बात है। अब नेगेटिव कितने हैं देखिए, नक्षत्र में 3 भी है 8 भी है, दोनों नेगेटिव है। इसके साथ ही सब लॉर्ड में एक भी पॉजिटिव हाउस नहीं आया, ना 10 आया, ना 11 आया, ना छठा भाव आया, मतलब कोई भी एक पॉजिटिव हाउस नहीं आ रहा। ये देख लीजिए, ये जो सब लॉर्ड है जिसकी पावर 3 होती है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसमें एक भी पॉजिटिव हाउस नहीं आया। अब बताइए कैसे मतलब जल्दी सब मतलब इनको जमानत मिल पाएगी। अब इसके साथ तो या तो कोई भुक्ति जो भी आए, अंतरदशा आए वो बहुत ही मजबूत आए, तब तो काम बनने के कुछ चांसेस भी हैं। अब देखिए सूर्य की अंतरदशा थी इनको उस समय जब ये प्रश्न कुंडली मेरे पास आई। तो यहाँ देखिए सूर्य में 10 11 आ रहा है, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। नक्षत्र में चौथा भाव भी है, ये भी ठीक हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर 9वां भाव भी आ गया, 10वें भाव का 12वां भाव भी है सब लॉर्ड के अंदर सूर्य की स्क्रिप्ट में। ये देखिए अब दोस्तों यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि ये जमानत करवाई देगा, बताइए। सब लॉर्ड तो निगेटिव है ना, 9th हाउस लेकर बैठा है, 10th 11 यहाँ पर नक्षत्र में है, नक्षत्र ग्रह में कोई भी नहीं है, फेवर कर रहा है, सब लॉर्ड निगेटिव हो गया। यहाँ भी सब लॉर्ड मतलब न्यूट्रली टाइप का है ना, मतलब कह रहा है कि हम कराएंगे, ना बोल रहा है कि मतलब कोई जिम्मेदारी ले रहा है। अगर यहीं पर अगर ये 6 10 जैसा हाउस दे देता तब तो यहाँ पे हम कह देते कि जहाँ तक कि बहुत जल्दी बेल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ये राहु ने कॉम्बिनेशन बनाया नहीं, ना यहाँ पे सूर्य की स्क्रिप्ट में बनाया, लेकिन नक्षत्र में 10 11 था तो कुछ उम्मीद थी कि हाँ काम बन सकता है, लेकिन काम नहीं बन पाया दोस्तों। अब राहु की महादशा चल रही, राहु में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही, तो प्लेनेट लेवल पे छठा भाव दिया इसने, अच्छा है। नक्षत्र लेवल पे 10 11 दिया, ये भी अच्छा है। लेकिन सब लॉर्ड में देखिए यहाँ भी कुछ नहीं कह रहा है। सब लॉर्ड सूर्य बन गया। अब सूर्य क्या कर रहा है देखिए, सूर्य ये देखिए चंद्रमा का सब लॉर्ड, चंद्रमा की अंतर्दशा इनको चल रही है प्रेजेंट टाइम में, और सब लॉर्ड जो है वो 5 7 दे रहा, ना 6 दे रहा, ना 10 दे रहा, ना 11 दे रहा, ना 4 ना 2 ना 11, कोई कॉम्बिनेशन नहीं। अब बताइए कैसे कह दें कि मतलब बेल हो जाएगी। अब अच्छा फेवर कितने प्लैनेट कर रहे हैं, अगर इनकी बेल होने की बात करें तो शुक्र ठीक है ना, यहाँ पर 6 है, यहाँ 10 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, 3 है, लेकिन वो इतना नेगेटिव नहीं करेगा क्योंकि 6 10 मिल गया नीचे की तरफ 6 10 आ गया, अच्छी बात है। केतु भी फेवर कर रहा है, 10 10 11 ठीक है, यानी एक प्लैनेट 2 प्लैनेट। अब तीसरा अगर लेते हैं तो यहाँ पर ये मंगल ठीक है हमारा, तो ये 3 ग्रह ठीक हैं दोस्तों जो कि मतलब फेवर कर रहे हैं। जो मतलब अगर ये दशाओं के अंदर होते तो ये तुरंत मतलब फटाफट काम करवा देते, लेकिन अब ये दशाओं के अंदर नहीं है ना, तो दोस्तों काम मतलब अंतर दशा के अंदर खासकर रहना चाहिए तब ये काम करवा पाते। अब यहाँ गुरु को देख लेते हैं, तो गुरु 11 लेकर बैठे हैं, ठीक है। नक्षत्र पे देखें तो नक्षत्र पे कोई पॉजिटिव नहीं है, देखिए सूर्य के नक्षत्र में बैठे हैं, राहु के उपनक्षत्र में, उपनक्षत्र लेवल पे 10 11 आ गया, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया। तो यहाँ पर भी कुछ हम गुरु को भी पॉजिटिव ले सकते हैं। शनि तो टोटल निगेटिव है, ये देखिए सब लॉर्ड में 5 8 लेकर बैठे हैं। बुध को देख लें एक बार ज़रा, तो बुध को देखते हैं, तो बुध को देख लीजिए, बुध नक्षत्र में 8 लेकर बैठे हैं, 8 10 11, और नीचे भी कुछ नहीं, मतलब
पॉजिटिव टाइप का। तो यहाँ पर इनकी भी फ़िलहाल बेल हुई नहीं दोस्तों, नेगेटिव पॉजिटिव बहुत कम मतलब पॉजिटिव कॉम्बिनेशन है इस पत्री के अंदर, अगर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से देखें। अब दोस्तों जो कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजी है उसमें क्या रूल कहता है, उससे हमने इनकी कुंडली देखा क्या मतलब 2020 में जब ये मेरी कुंडली मेरे पास आई थी 1 जुलाई को, तो मैंने देखा क्या जो गुरु का ट्रांजिट हो रहा है क्या ये फेवर कर रहा है और क्या जातक के मतलब वो आने के कोई चांसेस बन रहे हैं। तो ये देखिए टेबल है कस्पल इंटरलिंक का, रेडीमेड मतलब सॉफ्टवेयर के अंदर टेबल मिलता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम प्रथम भाव के एसएसएल प्लैनेट से पढ़ेंगे कि क्या प्रथम भाव का सब लॉर्ड 11वें भाव को इन्वॉल्व करता है। तो अब यहाँ देखिए जो यहाँ पर प्रथम भाव का सब लॉर्ड है शुक्र बन रहा है। शुक्र को देख लीजिए, शुक्र यहाँ पर नक्षत्र लेवल पे 12वें भाव को इन्वॉल्वमेंट कर ही नहीं रहा, उसकी जगह 8वें भाव को कर रहा है। ये देख लीजिए 8 और 11 को कर रहा है। तो यहाँ पर 12वें की इन्वॉल्वमेंट अगर हो जाती तो हम कहते हैं जल्दी बेल होगी, लेकिन हालांकि 11वें की इन्वॉल्वमेंट हुई है। चलिए यहाँ पर 2 से कमेंट हुआ है, ये भी सही है, लेकिन सब लॉर्ड लेवल पे 8 और 10 आ गया, तो सब लॉर्ड पे तो कोई फेवर कर ही नहीं रहा ना इसका। सब लॉर्ड जो आ गया है शुक्र का वो 8 और 10 दे रहा है। तो यहाँ हम कैसे कह सकते थे कि मतलब इतनी जल्दी बेल मिल जाएगी। जब तक सॉफ्टवेयर की थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में जैसे चीज़ें समझ में आ जाती हैं अच्छे से, पहले सॉफ्टवेयर नहीं था तो नई चीज़ें क्लियर होती थी। तो अब इसमें साफ समझ में आ रहा है कि फर्स्ट एसएसएल देख लीजिए 11th हाउस की इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, शुक्र बन रहा है, वीनस है और 2 से कमिट हो के पड़ा है और सब लॉर्ड लेवल पे अपने 8 और 10 दे रहा है। तो कहाँ जल्दी मतलब ये जातक के आने का मतलब वो दे रहा है, क्योंकि 11वें भाव से 12वीं पोजीशन है 10वें भाव की। तो यहाँ पर तो ये मतलब कुछ दिखाई नहीं रहा है, हालांकि 10th हाउस है तो ये कुछ ना कुछ इतना निगेटिव खैर नहीं कहा जा सकता। अब अगर 4th एसएसएल को पढ़ा जाए कि 4th एसएसएल इनकी प्लेनेट में क्या था, तो ये देख लिए 4th एसएसएल इनकी कुंडली में मरकरी था। मरकरी जो था वो 12वें भाव की इन्वॉल्वमेंट करके 11 से कमिट कर रहा था, 2 से फाइनल कंफर्मेशन। तो ये भी दिख रहा है कि जातक के घर वापसी आने के योग तो प्रबल है, लेकिन बस ये है कि फर्स्ट हाउस का एसएसएल ने इतनी अच्छी प्रॉमिस नहीं करी। अब यही देखिए 11th हाउस का एसएसएल भी है, ये देखिए अगर 11th हाउस का एसएसएल भी वीनस ही बन रहा है, अगर वीनस यहाँ 12वें भाव की इन्वॉल्वमेंट करके, 12वां भाव क्या होता है, 12वां भाव जेल यात्रा होता है। अब 12वें भाव का निगेशन यानी 12वें भाव की जो फल होता है, जो 12वां भाव होता है जेल यात्रा योग को समाप्त कौन करेगा, 11वां भाव करेगा। यानी नक्षत्रपति 12वें भाव का जो भी उप नक्षत्रपति बन रहा है सब लॉर्ड वो अपने नक्षत्र के जरिए 12वें भाव में जुड़े और उसका जो सब लॉर्ड है वो 11वें भाव से कमिट करे, तब यहाँ फाइनल होगा कि हाँ जातक जल्दी वापस आ पाएगा। तो ये भी दिखा रहा है डिले। अब अगर गुरु के गोचर की बात करें, क्योंकि गुरु के गोचर से ही सारे मतलब इवेंट हम लोग निकालते हैं दोस्तों। कोई भी इवेंट अगर जीवन में जातक के होगा तो वो गुरु का गोचर ही से पता चलता है। तो अब यहाँ पर देखिए अभी प्रेजेंट टाइम में जो शनि की राशि में बैठे हैं, अब सैटर्न की स्क्रिप्ट देख लीजिए, 12वें भाव की इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, ठीक है, सूर्य के नक्षत्र में शनि बैठा है प्रश्न कुंडली में, और 12वें भाव से ही कमिट कर रहा है। अगर यहाँ ये 11वें भाव से कमिट कर देता तो भी हम कह देते कि गोचर फेवर कर गया, तो ये जातक वापस आ गया। सब लॉर्ड लेवल पे भी देखिए मून है शनि का 8 और 10 दे रहा है। तो यहाँ कैसे कह सकते थे कि मतलब इस साल जल्दी से जातक के आने के वापसी होने के योग बन पा रहे हैं। उसी की जगह अगर आप गुरु को देख लीजिए एक बार, जरा गुरु की स्क्रिप्ट देखिए, अगर गुरु अपनी ही राशि के अंदर होता तो क्या फल देता। गुरु यहाँ पे 12वें भाव की इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर सब लेवल पे गुरु भी देखिए 12वें भाव से ही मतलब इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, 12 से ही कमिट कर रहा है, ये नेगेटिव है पूरी तरह से। तो इसीलिए यहाँ पर जल्दी जातक की बेल नहीं हो पाई, अभी तक बेल नहीं हो पाई है। तो उसका रीज़न आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि क्या रीज़न होता है कि जो बेल जातक को नहीं मिल पाती है। अब देखिए ये आज की प्रश्न कुंडली है उनकी, ये देखिए आज इन्होंने प्रश्न कुंडली फिर बनवाई कि मतलब बेल मिलेगी कि नहीं मिल पाएगी, मतलब उनके रिलेटिव हैं उन्होंने पूछा है। तो देखिए जो दशा आई है, ये देखिए दशा लॉर्ड जो हैं वो गुरु है, राहु है और शुक्र है, सूर्य है। तो यहाँ पे गुरु राहु शुक्र, पहले 3 ग्रहों को लेकर देखते हैं क्या गुरु 1 6 10 11 कुछ देते हैं। तो गुरु को हमने देखा, गुरु यहाँ 1 6 भी लेकर बैठे हैं, लेकिन सब लॉर्ड यहाँ पर भी वही कंडीशन है, यहाँ भी सब लॉर्ड सूर्य ही बन रहा है जैसे उस प्रश्न कुंडली में बना। तो सूर्य भी 5 9 लेकर बैठा है।
तो यहाँ 5-9 लेकर बैठा तो कहाँ ये मतलब बेल होने देगा। छठे भाव का 12वां भाव होता है 5वां भाव, और 10वां भाव जो कि बेल देता है वो 10वें भाव का 12वां भाव 9th हाउस होता है। अब राहु का अंतरा है, तो राहु का अंतरा एक बार देख लीजिए, राहु को भी देख लीजिए। ये देखिए राहु की स्क्रिप्ट आ गई। राहु यहाँ 6-10 लेकर बैठे हैं प्लैनेट लेवल पे 6-10-11, लेकिन नक्षत्र में 8 आ गया, सब लॉर्ड में 3 आ गया, ये भी नेगेटिव कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर आप देखते हैं शुक्र का ही शुक्र की अंतर्दशा है, तो शुक्र को देख लेते हैं एक बार जरा, शुक्र क्या लेकर चल रहे हैं। शुक्र महाराज ये देख लीजिए, शुक्र की स्क्रिप्ट ये है। शुक्र ऊपर प्लैनेट लेवल पर 6-11 है, नक्षत्र लेवल पे 5-11 है, और सब लॉर्ड लेवल पर 2-3 है। तो यहाँ पर सब लॉर्ड भी कुछ खास मतलब मजबूत नहीं है। तो ये प्रश्न कुंडली में भी उत्तर यही आ रहा है कि हाँ अभी नहीं हो पाएगी बेल। तो दोस्तों इस तरह से अब फलादेश किया जाता है किसी भी चीज़ को देखकर, चाहे हम नाड़ी एस्ट्रोलॉजी से करें चाहे कस्पर इंटेलिजेंस से करें, बस आपको रूल पता होने चाहिए। और अगर कोई चीज़ का घटना का आपको साल निर्धारित करना है कि इस साल होगी या अगले साल होगी, तो आप कस्पर इंटेलिजेंस एस्ट्रोलॉजी का यूज़ करिए, वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।